नमस्कार, ई दिना में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हर तरफ आतंकवाद की बातें फैल रही हैं। लेकिन क्या मीडिया जिस तरह नाम और फोटो दिखा के लोगों को आतंकवादी डिक्लेयर कर देती है बिना किसी सबूत के, इसके पीछे हम सिटीजन्स की क्या जिम्मेदारी रहती है? आज हम ऐसे ही एक नागरिक से बात करना चाहते हैं जिन्होंने 14 साल जेल में बिताए इसी तरह के झूठे आतंकवाद के चार्जेस के तहत। इनका नाम है मोहम्मद आमिर खान, जिन्हें 1998 में झूठे टेररिज्म के चार्जेस के तहत 14 साल जेल में बिताने पड़े। हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद आमिर खान। आमिर, आपका स्वागत है ईदिना में। नमस्ते, आपका भी धन्यवाद। जी, तो आमिर, आपसे हमारी जब पहले बात हुई, आपने बताया कि किस तरह 1998 में जब आप सिर्फ 18 साल के थे, आपको आपके घर के पास से उठा लिया गया और आप उसे किडनैपिंग कहते हैं। आपको किडनैप करके आपको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और उसके बाद आपने जो लड़ाई लड़ी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, उसमें आपको 14 साल लगे और 14 साल के बाद जब आप जेल से बाहर आए, किस तरह दुनिया बदल चुकी थी और कि आपका ना सिर्फ आपको बेगुनाह होते हुए भी आपको जेल में इतना टाइम बिताना पड़ा, उस बीच में आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कितनी अफेक्ट हुई, जो 14 साल आपकी जिंदगी के गए। तो आप थोड़ा सा सारांश में अगर आप बताएं उनके बारे में हमारे दर्शकों को, जिन्हें मीडिया का इस तरह ट्रायल किया जाता है कि जो नाम मीडिया में आ गया, जो फोटो दिखा दी, उसे बिना किसी केस के, बिना किसी सबूत के उसे ऑलरेडी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। जी आमिर जी। शुरू में मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। जैसे कि आपने मेरा नाम जिक्र किया, मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा और अभी भी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं आज, वो आज से लगभग 27 साल पहले की घटना है, जब मैं टीन एज था। 18-19 साल की लगभग मेरी उम्र थी और फरवरी का सर्दियों का मौसम था। 1998 में मुझको मेरे घर के नज़दीक रात 9 बजे के आसपास राह चलते हुए अचानक सादी ड्रेस में कुछ लोगों ने मुझको किडनैप करके जबरन अपनी गाड़ी में, जिप्सी में डाला और अनजान जगह में, लगभग वो दिल्ली में आधा घंटा लगभग दौड़ी गाड़ी और मुझको एक जगह उतारा गया। तो मेरे आँखों पे पट्टी और हाथों पीछे बांध दिए गए थे। एक कमरे में जब मेरे आँखों की पट्टी खोली और हाथों की पट्टी खोली और मेरे साथ ही शरीर के भी सारे कपड़े उतार दिए गए और बेतहाशा टॉर्चर करना शुरू किया। 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको हमने या तो फ़िल्मों में देखा या फिर पढ़ा सुना। आज भी मैं उस समय को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर में। 7 दिन मेरा जो है ये सिलसिला टॉर्चर का मेरा चला और 7 दिन के बाद मुझको कोर्ट में पेश किया गया, ये बताते हुए कि 1996 और 1997 में जो ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, वो सभी मेरे ऊपर डाल दिए गए। लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा केसेस मेरे ऊपर डाले गए। इतनी मेरी उम्र नहीं थी जितने ऊपर मेरे केसेस डाल दिए गए। जेल में जाने के बाद फिर 14 साल का लंबा समय लगभग गुज़रा और ट्रायल फेस किया। लेकिन 14 साल ने पूरी तरह से सिर्फ मेरी नहीं, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। स्वाति जी, हमारे सामने अक्सर एक विक्टिम सर्वाइवर की कहानी होती है कि हाय वो बेचारा जेल में है, परेशानियों में है, बंदिशों में है, कठिनाइयों में है। लेकिन एक उसका दूसरी तस्वीर भी होती है बहुत अहम, जो कि समाज के सामने नहीं आ पाती है, वो है उसका परिवार। उसका परिवार किस तरह से, किन हालात में वो सामना कर रहा होगा। अ, जो बंदी जेल में होते हैं, उनके जो परिवार वाले होते हैं वो कोई अच्छी हालत में नहीं होते हैं कभी। उनको भी कई तरह की चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। मैं ही अपने घर की बात बताऊं तो मेरे जेल में जाने के लगभग 2 साल के बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया।
और फिर मेरी माँ जो घर में काम थी उन्होंने अ, कानूनी पैरोकारी और इंसाफ पाने के लिए जो है जद्दोजहद शुरू की और लगभग 12 साल जब उनको हो गए एक उन हर एक इंसान की एक उम्मीद होती है। ऐसे मेरी माँ की उम्मीद थी कि मेरा बेटा लौटेगा, वो निर्दोष एक दिन लौटेगा। लेकिन कब? 2 साल, 4, 6, 8, 10 जब 12 साल हुए 2010 में तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। अटैक पड़ा वो पैरालाइज़ हो गए। तो मैंने 2 साल के बाद में 2012 में जो है आखिरी केस मेरा रोहतक से बरी हुआ और तब तक मेरी उम्र जो है लगभग 35 साल की हो चुकी थी और दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब मैं रिहा होने के बाद अपने घर में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिता मेरे घर में नहीं थे। मेरी माताजी जो है वो जिंदा लाश की तरह बिस्तर पे थी और घर टूट-फूट चुका था और जो सेविंग जो भी था वो सब खत्म और बर्बाद हो चुका था। तो एक तरह से मैंने रिहाई के बाद माइनस ज़ीरो से शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि सिविल सोसाइटी के लोग ने वो ज़िम्मेदारी को सँभाला जो ज़िम्मेदारी सरकार की बनती थी कि मुझको रिहैबिलिटेट करे या फिर मेरे आगे के जीवन को सँभाले लाइवलीहुड। लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं हो पाया। आज भी मैं की तरफ से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पर सिविल सोसाइटी ने मेरा हाथ थामा, मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। आज मैं हर्षचंद्र जी के साथ काम करता हूँ जो कि फॉर्मल आईएएस ऑफ़िसर हैं। तो बताना ये चाह रहा था कि जब कोई इंसान लंबे समय के बाद जेल से रिहा होकर आता है, तो आम समाज समझता है कि सारी परेशानियाँ अब ठीक हो गई होंगी, रिहा हो गया है, सब सामान्य हो जाएगा, अच्छा होगा। नहीं, अच्छी बात है, आज़ादी एक अच्छी चीज़ तो है, अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है आज़ादी। आज़ाद होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन अ, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब कोई लंबे समय के बाद जेल से रिहा होकर आता है तो जिस तरह जैसे ही उसके लिए लोहे के बड़े गेट आज़ादी के खुलते हैं जेल के उसी के साथ चुनौतियों के चैलेंजिंग के लिए के भी गेट उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि जैसे कि उसके साथ लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, किस तरह से उसके साथ पेश आएँगे अ, उसको किस नज़रिए से देखेंगे उसके लाइवलीहुड का क्या होगा, आगे की ज़िंदगी वो किस तरह से बसर करेगा। डर खौफ उसके सामने रहता है। आज भी जब हम कहीं घटना कुछ बम ब्लास्ट की होती है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ और 2 तरह की सोच मेरे सामने आती है। पहली ये कि जो घटना होती है उसमें जो निर्दोष लोग को नुकसान होता है, जी, तो उसका उसका भी दुःख होता है और संवेदनाएँ होती हैं क्योंकि कोई मज़हब इस्लाम के साथ-साथ ये नहीं सिखाता कि किसी निर्दोष को जो है नुकसान पहुँचाया जाए। कत्ल करना तो बहुत दूर की बात। तो जो भी इस तरह की घृणित घटनाओं में नुकसान होता है, उसके साथ हमारी संवेदनाएँ होती हैं, दुःख होता है कि इस तरह से हुआ। लेकिन साथ ही एक अपने लिए भी ये भी ज़हन में आता है कि कहीं अब पुलिस हमारे साथ फिर से कोई सवाल-जवाब शुरू ना कर दे। अ अ, तो मेंटली हम हो एक जाते बार ऐसा होने के बाद भी आप डर के माहौल में रहते हैं कि कहीं फिर से हमें पुलिस ना उठा के ले जाए, तो वो शक का दायरा कभी खत्म नहीं होता है, इतने साल फ्री होने के बाद भी। बिल्कुल हम खौफ के साए में जी रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन खौफ बरकरार है, भय अभी भी कायम है और वो कई तरह का भय होता है। यही नहीं कि जब-जब कभी घटना घटती है, तो हमसे किस तरह का व्यवहार किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, किस नज़रिए से हमको देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। रात को मुझको रिहा हुए लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, 2012 में रिलीज़ हुआ, अभी 2025 चल रहा है। जी। लेकिन डरावने ख्वाब अभी भी आते हैं मुझको टॉर्चर के जेल के, कोर्ट के और इसके अलावा कि रात को मैं तन्हा निकलने से डरता हूँ क्योंकि रात को ही मुझको जबरन उठाया गया था और मैं जो है अंधेरे से
डर लगता है, खाकी वर्दी देखता हूँ तो मुझको डर लगता है कि ये मानसिक तौर से ऐसा रहता है। जिन 7 दिनों के इल्लीगल मैं टॉर्चर की बात करता हूँ और किडनैपिंग की बात करता हूँ। किडनैपिंग मैं इसलिए कहता हूँ कि हम भारतीय नागरिक हैं और इस भारत के अंदर संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी इंसान के साथ कोई खिलाफ कानून काम होता है, इल्लीगल कोई कार्रवाई की जाती है, तो वो भी इतना ही दोषी होता है। तो रात को जब मुझको चलते हुए उठाया गया जबरन, पुलिस के पास सबूत क्या था? किस सबूत पे उन्होंने आपको उठाया, जो 7 दिन तक आपको एक तरह से कहा जाए तो गैर कानूनी तरीके से ही आपको 7 दिन तक रखा गया उन्होंने जेल में आपको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया इमीडिएटली। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि आप टेरर अक्यूज्ड हैं, आप एक आतंकवादी हैं, तो आपको इमीडिएटली कोर्ट में पेश करना चाहिए था। 7 दिन आपको गैर कानूनी तौर से रखा। क्या सब कुछ सबूत थे पुलिस के पास? अ, और कोई हाँ, उन तो मैं 7 दिनों में आपको ढूँढने आपके परिवार के लोग आए, अलग-अलग पुलिस स्टेशन पे गए, उनके साथ क्या हुआ? उस समय का आप हाँ, बताइए, तो जब तक कि आपको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जी, तो मैं पहले वो मुकम्मिल कर लेता हूँ, फिर आपकी बात पे आता हूँ कि हमारा कानून ये कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाता है, रखा जा सकता है पुलिस की, और कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। 7 दिन एक तो उठाया मुझको गलत तरीके से गया, जो प्रोसीजर होता है कानून का उसको फ़ॉलो नहीं किया गया अरेस्टिंग के दौरान, और 7 दिन इल्लीगल टॉर्चर किया, अपने पास रखा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया 7 दिन के बाद। तो जो आरोप उन्होंने लगाए और मुझको जो चार्जशीट मुझको मिली, उसके बाद मुझको डिटेल में पता चला। लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा, जब चार्जशीट पढ़ी उसमें ये बताया गया कि 1996-97 में जितने दिल्ली एनसीआर में ब्लास्ट हुए उसमें ये शामिल है, और उसमें जो एविडेंस उन्होंने दी और कोर्ट में फिर ट्रायल जब शुरू हुआ तो एक-एक करके मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझको मेरे ऊपर जो पुलिस ने गवाह बनाया चार्जशीट के अंदर, वो भी कोर्ट के अंदर न्यायालय में आके सच्चाई बोल के गए। आप एक-एक करके सारे उनसे आप बरी हो गए थे और जो विटनेस भी आए, गवाह भी आए, जी, उन्होंने सही विटनेस की कहा। बात कर रहा था। खुशकिस्मत है हुँ। कि वो सच्चाई बोल के गए अदालत में, और इसी वजह से मुझको कोर्ट में ने दोष पाया और मुझको बरी किया। अधिकतर लेकिन देखा जाता है जो पुलिस अपने केसेस में विटनेसेस बनाती है, गवाह बनाती है, वो उन्हीं के होते हैं और वो ही बात कह के जाते हैं जो फाइल में पुलिस लिखती है। लेकिन मेरे मामले में कुछ कुदरत को, ऊपर वाले को क्या मंज़ूर था, वो कोर्ट के अंदर सच्चाई बोल के गए, और इसी वजह से साक्ष्य जब और तथ्य देखे अदालत में, तो वो पाया कि मैं निर्दोष हूँ और मुझको बरी किया गया। हालाँकि इंसाफ मिला, भले इसमें समय लगा, 14 साल का लंबा समय जिसमें मेरी दुनिया, मेरे परिवार की दुनिया बदली। लेकिन अच्छी बात ये रही कि रिहा होने के 1 साल के बाद ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मेरे केस में सुमोटिव नोटिस लिया, और अ अ, और सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, और दिल्ली सरकार को और पुलिस को ये कहा कि आमिर को जो है आर्थिक सहायता क्यों ना दी जाए, और ये सिलसिला लगभग 4-5 साल चला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने स्तर से केस को जाँचा और नोटिस जारी किए राज्य को, और आखिर में अंतिम जो फैसला दिया, वो ये दिया कि मोहम्मद आमिर खान को दिल्ली पुलिस अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए दे, और 2018 को ये मुझको जो है आर्थिक सहायता दी गई दिल्ली पुलिस के माध्यम से। मैंने आपको उस न्यूज़ का लिंक भी शेयर किया है। आप चाहें तो वो दर्शकों के सामने इस वीडियो में रख सकते हैं या डाल सकते हैं। हुँ। बात सिर्फ़ 5 लाख की नहीं है, क्योंकि उस 14 साल का मुआवज़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, 50 लाख, 5 करोड़ भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो खोया हुआ पल तो कोई नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अ, मेरे फ़ादर को कोई नहीं लौटा सकता है, मेरी माँ के सेहत को नहीं लौटा सकता है, उनके मेरे बचपन को, मेरे ड्रीम्स को, मेरे समय को कोई नहीं लौटा सकता, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। लेकिन ये है कि ज़ख्म पे मरहम लगाने का ये काम अ, मैं समझता हूँ, और मैं मैंने उसका स्वागत किया एनएचआरसी के इस ऑर्डर का, और
एक तरह से मॉरल विक्ट्री मैं समझता हूँ इसको, और लेकिन एक पॉलिसी हमारी, मैं साथ साथ ही ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। जो निर्दोष लोग या जेल में समय काफी लंबा गुजारने के बाद लोग बाहर आते हैं और उनका सब कुछ बर्बाद खत्म हो चुका होता है, और उन्होंने एक नए तरीके से, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होती है, और वो एक अच्छा नागरिक भी बनना चाहते हैं, अपना योगदान भी देना चाहते हैं देश के हित में और उसके विकास में, लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल पाते हैं। तो उनको वो मौके मिलने चाहिए, और ये इसलिए तब भी और ज़रूरी हो जाता है जब हमारे देश में एक पॉलिसी है कि जो सरेंडर मिलिटेंट्स होते हैं उनको स्कीम के तहत रिहेबिलिटेट किया जाता है। मैं समझता हूँ वो अच्छी पॉलिसी है कि कोई अगर भारतीय नागरिक भटक कर हथियार उठाता है तो उसको समझा कर मुख्य धारा में लाना चाहिए। लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये है कि मुख्य धारा में हम सरेंडर मिलिटेंट्स को तो ला रहे हैं, लेकिन जो ऐसे ही गंभीर आरोपों में बंद किए जाते हैं और लंबे समय तक जेलों में रहते हैं, और कोर्ट की मोहर के साथ वो बरी होकर निकलते हैं, तो उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग, ऐसे नागरिक जो है बाहर निकल कर अपने जीवन का अच्छे से उपयोग कर सकें। जी। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जब आप जेल से आपने अपने जेल से आके जो आपका पर्सनल जीवन जिस तरह से अफ़ेक्ट हुआ, आपने उसके बारे में बताया, आपकी फैमिली किस तरह से अफ़ेक्ट हुई। अ, जब आप जेल से बाहर आए, समाज आपको किस तरह देखता है? क्योंकि आपका एक यूनिक केस निकला कि आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपके लिए आवाज़ उठाई, और दिल्ली पुलिस, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है कि दिल्ली पुलिस ने मुआवज़े के तौर पे आपको 5 लाख रुपए दिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिनमें इसी तरह लोग निर्दोष पाए जाते हैं। हम कई सालों से देख रहे हैं कि जब भी कहीं कुछ भी आतंकवाद की घटना होती है, 5 या 10 मुसलमान युवकों को उठा दिया जाता है, और फिर कई-कई साल वो जेल में न्याय का इंतज़ार करते रहते हैं, और फिर 20 साल, 25 साल बाद जब वो रिहा होते हैं, आप ही की तरह उनकी भी ज़िंदगी के कई साल चले जाते हैं। और जैसा कि आपने बोला, समाज उन्हें किस तरह से देखता है। जब तक वो बरी होते हैं तब तक ऑलरेडी उनके ऊपर एक आतंकवादी का लेबल लग चुका होता है, और सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है कि निर्दोष साबित होने के बाद उनका नाम भी साफ किया जाए। जो मीडिया मीडिया ट्रायल्स करके सबका नाम और फ़ोटो उछाल-उछाल के आतंकवादी बोलने लगती है, बिना किसी सबूत के, क्योंकि वो पकड़े गए किसी शक की बिना पे, लेकिन उसके बाद उनका नाम और उनकी इमेज को क्लीन करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसका पुनर्वास करने के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो आपको, आप ये भी बताइए कि समाज किस तरह देखता है? अब आप इतने साल हो गए आपको बाहर आए हुए, अब आप हर्षमंदिर जी के साथ कारवाने मोहब्बत के में काम कर रहे हैं, और आप समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि समाज की बढ़ोतरी के लिए, और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप आगे बताइए इसके बारे में। स्वाति जी, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, मैं प्रयास करूँगा उन सभी का जो है एक-एक करके मैं उत्तर दे पाऊँ। तो जी, पहला, आपके सवाल में जो मुख्य इसका पहले मैं जवाब देना चाहूँगा कि बाहर निकलने के बाद किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या ऐसे लोगों को किस तरह से करना पड़ सकता है, वो मेरी मिसाल से शायद दर्श दर्श सकता है, लोग समझ सकते हैं। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जिस तरह से मान लिया जाता है कि आज़ाद हो गए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होता है। एक तो उसके ऊपर लगा हुआ दाग, जैसे कि मेरा 14 साल, अब मैं कहीं जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, या मेरा परिचय कराया जाता है, तो सबसे पहले ये कहते हैं ये वो हैं जो 14 साल जेल में रह कर आए, बेगुनाह, रिहा होकर आए। जी, तो और मुझको लगता है ये पहचान शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, और मुझको समझौता करके चलना पड़ेगा। तो दर्शाता है कि 14 साल जेल में रहा हूँ, जो हकीकत है, और निर्दोष था, निकला हूँ। लेकिन आज 12-13 साल हो चुके हैं, लेकिन उसी से पहचान मेरी बनाई जाती है। दूसरा है कि समाज में, सोसाइटी में जगह मिलना बनाना वो मुश्किल होता है। लोग उस नज़रिए से आसानी से, जो नज़रिया पहले था परिवार का, हमारा इज़्ज़त थी, या
जी। एक स्टेटस था, या जिस तरीके से मेरे माँ-बाप से लोग मिलते थे पहले, मेरे घटना होने के बाद उस तरीके से नहीं मिले। और उसमें मैं दोष भी किसी से नहीं दूँगा, ना शिकायत करता हूँ, तो वो नेचुरली था कि सिर्फ़ किसी परिवार के घर के दरवाज़े को अगर कोई पुलिस अ, खटखटाती है, तो उस परिवार के लिए बहुत ये डर की और घबराने की और शेमफुल बात होती है, और अड़ोस-पड़ोस भी देखते हैं कि भई यहाँ पर तो पुलिस वाले आए, क्या वजह है? हुँ? तो एक हमारे समाज में अ, गलत मैसेज जाता है किसी के दरवाजे पे अगर पुलिस जाती है। और यहाँ तो पुलिस सिर्फ़ दरवाजे पे नहीं आई थी, उस घर के बच्चे को ही उठा के ले गई, लंबे समय तक सालों तक रखा। तो लोग ऐसे परिवारों से मिलने से कतराते हैं, बचते हैं कि कहीं हमको भी निशाने में ना ले लिया जाए, हमको भी ना उठा लिया जाए, या हमसे भी सवाल-जवाब ना हो लिया जाए। जी। तो रिश्तेदार हों या अड़ोस-पड़ोस के लोग हों, वो जो है बचने की प्रयास करते हैं, और वो नेचुरली है। और नौकरी मिलना भी मुश्किल होता है, रिहा होने जी। के बाद के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो स्टैम्प लगी है कि जेल में रहकर आए हैं, पता नहीं ये कितना खतरनाक होगा, कैसा होगा। और या हमने किसी ने अगर रिस्क पे रख भी लिया लाइवलीहुड के लिए, उसको कोई नौकरी भी दी, तो ये होता है कि पुलिस उसके पास पहुँचती है, काम दिया है, कब से कर रहा हो, क्यों कर रहा हो? तो कोई भी झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा कि उनके दुकान पर, उसके कारोबारी जगह पर जो है कोई आके सवाल-जवाब करे और पुलिस को देखे। तो ये सारी चुनौतियाँ रहती हैं, और आसानी से अ अ, सामान्य जीवन जीने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आपने मीडिया ट्रायल की बात कही, हकीकत है कि अ, उस ज़माने में जब मेरे ऊपर एक केस डाले गए थे, तो मीडिया ब्रांड बहुत कम थे, लिमिटेड थे उस ज़माने में। और जब मैं रिहा होकर आया तो देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और बहुत ब्रांड है। और वो अब तो हाँ, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है। तो तब और अब में जो मैं मुख्य अंतर पा रहा हूँ इन अ, 25-27 सालों में, वो ये कि पहले जो मीडिया होती थी, और बहुत सीमित होती थी, उनके संसाधन भी शायद सीमित होते थे। और पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ऐसी घटनाओं के को लेकर, तो लोग प्रेस उसको ऐसे के ऐसे ही छाप दिया करती, एज़ इट और इज़। जो छप जाया करता था वही पब्लिक पढ़ती थी, और उसको मान लिया जाता था कि हाँ, भई ऐसा ही होगा 100%। लेकिन अब समय बदलता हुआ मैं देख रहा हूँ। अब अ, अलग-अलग प्रिंट मीडिया में भी बहुत से कंपनी हैं न्यूज़ की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं, सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी चैनल्स हैं। तो अब ये देखने में आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर किसी केस के अंदर जाता है, तो सिर्फ़ पुलिस का ही वर्ज़न नहीं लिया जाता, बल्कि जो बचाव पक्ष होता है, जो आरोपी पक्ष होता है, उसका वकील का भी जो है पक्ष को सुना जाता है, उसके परिवार को भी सुना जाता है। तो ये एक अंतर है। लेकिन एक और इस अंतर में अंतर ये है कि मुख्य जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसका जो देखने में आता है इस तरह के केसेस में, वो झुकाव एक ख़ास तरफ दिखता है, या एक के विपरीत वो दिखाई देता है दिखने में। एक समुदाय को पूरे को ही जो है टारगेट करता हुआ महसूस होता है। पूरा जी। समुदाय वो अपने आप को एक महसूस करता है। तो लेकिन हम जब दूसरी तरह के केसेस की बात करें, जैसे मालेगाँव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, या स्वामी असीमानंद आई थिंक नाम था उनका, इस तरह के और भी आरोपी थे। जब हम उस तरह के केसेस में, वो भी बम ब्लास्ट के केसों में बंद हुए थे, गंभीर आरोपों के तहत अ, उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन उनके मीडिया रिपोर्टिंग हम देखते हैं, और वहीं मुस्लिम एक खास समुदाय के अंतर्गत जो आरोपी बंद होते हैं ऐसे गंभीर केसों में, उनकी देखते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर पाते हैं।
ऐसे ही रिहाई के बाद का भी हमको देखने को मिलता है कि जब मुस्लिम समुदाय या खास विशेष समुदाय से संबंधित कोई अ, अ, व्यक्ति गंभीर आरोपों में, देशद्रोह के अ, आरोपों में बंद होता है, तो मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो ब्रेकिंग न्यूज होती हैं, या फिर प्रिंट मीडिया, उसकी जो सुर्खियां होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, वो कई कई फ्रंट लाइन पे होती हैं, और कई कई फ्रंट पेज पे होती हैं, और कई कई दिनों तक चलती हैं। पर और नेगेटिव दिखाई देता है, और पूरा वो समुदाय ही अपने आप को जो है कठघरे में खड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन हम जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित हों, या और इस तरह के आरोपी जो मुस्लिम समुदाय से नहीं थे, और रिहा होकर जब निकलते हैं, तो उनके लिए हम अलग जो है रूप देखते हैं मीडिया का, और फूलों की वर्षा की जाती है। यहाँ तक कि बहुत साध्वी प्रज्ञा जी तो पार्लियामेंट तक, चुनाव जीत के पार्लियामेंट तक पहुंचे। तो वो किस दानों जीरो के से, आरोपियों को बीजेपी के मिनिस्टर आके उनको माला पहनाते हैं जब वो लोग रिहा होते हैं? जी, तो ये सब जग जाहिर है। लेकिन एक निष्पक्ष जो मीडिया का काम है, मुझको लगता है कि वो होना चाहिए, और दोनों ही पक्षों को दिखाना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको दोषी। अच्छा, एक और चीज देखने में आती है कि जब कोई आरोपी इस तरह के गंभीर आरोपों में, देशद्रोह या बम ब्लास्ट के आरोपों में पकड़ा जाता है, तो प्रेस एक तरफ से, मीडिया ट्रायल होना शुरू हो जाता है। यानी कि कोर्ट में फाइल, चार्जशीट पेश होने से पहले ही, और चार्ज लगने से पहले ही, जज के द्वारा, और जज साहब के द्वारा केस का फैसला लेने से ही पहले, मुझको ऐसा लगता है कि निर्णय ले लिया जाता है मीडिया के द्वारा, और उसको, आरोपी को दोषी माना जाता है। हालांकि आरोपी आरोपी होता है, जब तक के कोर्ट सिद्ध ना करे दोषी, तो वो दोषी नहीं होता है। लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग देखते हैं कुछ की, मैं सभी की नहीं कहूँगा, कुछ की, तो वो देखते हैं कि वो दर्शाया जाता है कि ये 100% ये ऐसे ही था, और यही है था, ये आरोपी नहीं बल्कि दोषी है। हालांकि हमको शायद संयम से काम लेना चाहिए, और हो सकता है कोई इंसान न्यायालय से बरी होकर बाहर निकले, और उसके लिए फिर दूसरों के पास क्या जवाब होगा। आपको, जैसे हम मीडिया की जब बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता मीडिया को थोड़ा और जवाबदार होना चाहिए? क्योंकि लोगों की जिंदगियों का सवाल है, और मीडिया इस तरह कितने हजारों की संख्या में लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही है। अगर इस तरह की न्यूज इररिस्पॉन्सिबली वो ऐसी न्यूज दिखा रही है, उसे सनसनीखेज करके दिखा रही है। देखिए, जवाबदेही तो लाजमी हो सभी के लिए, जो एक, बल्कि ये तब और खास हो जाता है जब अ, हमारा कोई भारतीय नागरिक अ, जिम्मेदार हो, तो उस जिम्मेदारी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और मुझको लग रहा है जागरूक होने के साथ संयम और निष्पक्षता, हर एक, सिर्फ मीडिया ही नहीं, हर एक विभाग में हर एक इंसान को अपनानी चाहिए, बिल्कुल। और जब भी हम सुधार और समाज में परिवर्तन पॉजिटिवली देख सकते जी। अ, अगला सवाल, मतलब जैसा कि हम कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको 14 साल का डिले हुआ आपको न्याय मिलने में, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस भी बहुत ही कमजोर सबूतों की बिना पे ऐसे अरेस्ट कर देती है, शायद पॉलिटिकल प्रेशर में, या पब्लिक प्रेशर होता है कि उन्हें दिखाना ही है कि हमने कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया है, कि हम कुछ काम कर रहे हैं। और इस तरह कुछ पुलिस के बायसेस भी हैं जिनकी जिनकी वजह से वो या तो बिना सबूत के या वीक एविडेंस पे भी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस पे भी, जुडिशरी पे भी, और पूरी हमारी न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और अ, जिस पे देश जिसके आधार पे आगे चलता है, उसका निष्पक्ष होना इंतहाई लाजमी है। उसके बगैर जी। हम न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पुलिस के रवैये की जहाँ तक बात है, तो अ, हमको रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये कानून जो बने हुए हैं,
वो अंग्रेजों के ज़माने के अधिकतर कानून हैं। जेल आप देखेंगे, जेल मैनुअल भी अगर आप देखेंगे वो भी अंग्रेजों के ज़माने के ही हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं कहीं-कहीं किसी राज्यों में। अधिकतर देखा जाता है उनका असर, उनकी छाप हमको अंग्रेजों के ज़माने की दिखती है। इसी तरह पुलिस के जो ट्रेनिंग है, पुलिस की जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक कॉलोनियल अ, हिस्ट्री से देखा जाए तो वो हावी दिखता है हमको, उसका असर दिखता है अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझको याद आ रहा है एक अ, उत्तर प्रदेश में एक पूर्व आईजी रिटायर्ड हुए हैं, विभूति नारायण जी। उन्होंने जी, जेल रिफ़ॉर्म के ऊपर, जेल के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है और जी, उनकी एक किताब है शहर में कर्फ्यू। और अपनी ही वो किताबों में और या ज मुझको पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उनको सुनने का भी मौका मिला, मिलने का मौका मिला। तो मैंने उनकी बातों में पाया कि वो कहते हैं कि सिर्फ़ ये कह देना कि पुलिस के अंदर सभी समुदाय की जो है मुनासिब भागीदारी होनी चाहिए। वो इतना ही काफ़ी नहीं है कि अगर पुलिस में सिर्फ़ मुसलमान कम हैं अगर, तो उनकी भी होनी चाहिए और ज़रूर संख्या होनी चाहिए, लेकिन संख्या को बढ़ा लेने से ही सब कुछ नहीं होगा मुसलमानों में, बल्कि ट्रेनिंग और रिफ़ॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जिस समाज के जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं पुलिस विभाग के अंदर और थोड़े महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो जो विचारधारा जो वो लेकर आते हैं, वो उनके ऊपर गालिब रहती है और उसी के तहत कहीं-कहीं वो अपने कर्तव्य करते हुए वो विचार, वो सोच जो है हावी हो जाती है। इस वजह से कई गैर कानूनी कृत्य भी देखने को मिलते हैं। विभूति राम जी इसके ऊपर बहुत साफ तरीके से बात करते हैं और रोशनी डालते हैं बहुत डिटेल में। तो मुझको समझता हूँ मैं समझता हूँ कि वो खुद उस विभाग से हैं और सीनियर पोस्ट से वो रिटायर्ड हुए हैं, विभूति नारायण जी। उनकी लिखी हुई किताबों को, उनकी बातों को हमको अ, आज के परिप्रेक्ष्य में और भी ज़रूरी हो जाता है देखना, समझना और सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, आपने ये मेंशन किया तो मैं उस किताब का नाम विभूति नारायण जी की किताब है सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस, जो सबको पढ़नी चाहिए कि किस तरह हमारे इंस्टीट्यूशंस को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है क्योंकि वो भी इसी समाज से निकल कर आते हैं। आपने एक बात कही कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की और सरकार की तरफ से ऐसी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो बेगुनाह साबित हो गए हैं और जिनके इतने साल गवा चुके हैं, उनके लिए उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए उनके पुनर्वास की कुछ योजना होनी चाहिए ताकि वो इजीली मेन स्ट्रीम समाज में घुल मिल सके और जो उनके खोए हुए साल हैं वो उन्हें एटलीस्ट उनका कुछ हद तक कंपनसेशन हो सके। तो जाते जाते आपके कुछ आप अगर अपनी तरफ से लास्ट कमेंट्स देना चाहें हमारे दर्शकों को, जो भी इसी तरह का मीडिया देखते हैं। हम ऑल्टरनेट मीडिया हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया ही देखती है और जो उसमें परोसा जाता है उनकी भी वही इमेज बनती है। तो आप इन सब सिस्टम्स, इन सब इंस्टीट्यूशन से होकर गुजरे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? मेरा दर्शकों से यही आग्रह अनुरोध होगा कि जब कभी भी किसी इंसान को किसी भी आरोप में या किसी गंभीर आरोप में पुलिस के द्वारा अरेस्ट होता हुआ दिखाई दे और मीडिया में अ, जो दिखाया जा रहा हो उसको ऊपर 100% विश्वास ना करें। ज़रूरी नहीं कि वो 100% ठीक ही हो। कई ऐसे केसेस हैं मुझ जैसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि कोर्ट के द्वारा बरी होकर निकले। जैसे मैंने पहले बताया कि जब ऐसे गंभीर आरोपों में लोग अरेस्ट होते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया का देखा जाता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ कई-कई दिनों तक चलाती हैं और प्रिंट मीडिया में मेन हेडिंग लगती हैं अ, अव्वल पेज पर। लेकिन जब वही इंसान सालों के बाद बरी होकर आता है तो उसको वो जगह नहीं मिलती है उनकी। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि हो सकता है अभी ट्रायल होना बाकी है अदालत के अंदर और वहाँ पर अदालत के द्वारा जब फैसला आएगा, वो क्या आएगा जब तक
संयम से इंतज़ार करना चाहिए और दोषी है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और निर्दोष हो तो उसको जो है रिहाई के बाद उसको मुकाम वही मिलना चाहिए समाज के अंदर, जो कि उसका था या उससे उसकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। मुझको याद है 2013 में एक डेलीगेशन गया था राष्ट्रपति जी के पास, जिसमें मैं भी था और वो ये माँग लेकर गया था कि जो गंभीर आरोपों में इस तरह के जाते हैं लोग और कोर्ट से बरी होकर निकलते हैं, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो उस वक़्त प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति जी, उन्होंने हमारी बात को सुना और मैंने भी उनसे यही आग्रह किया कि सर हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपने पास्ट को भूल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें आपके सहायता की ज़रूरत है। उसमें प्रणब मुखर्जी जी ने जो हमको आश्वासन दिया था, लेकिन हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ पॉलिसी बने। तो जिस तरीके से मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारे देश में ऑलरेडी पॉलिसी है कि सरेंडर मिलिटेंट्स को रिहैबिलिटेट किया जाता है अच्छी बात है, लेकिन साथ ही जो ऐसे गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेलों में रहते हैं और फिर रिहा होकर आते हैं और बरी होकर आते हैं, तो उनको भी पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा स्कीम्स होनी चाहिए, उनको सहायता मिली। जी, मेरा दर्शकों से यही आग्रह है कि अगर वो मोहम्मद आमिर खान के बारे में और जानना चाहते हैं और ऐसे ही केसेस के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, तो मोहम्मद आमिर खान की एक किताब है, फ्रेम्ड एज़ अ टेररिस्ट माय 14 ईयर स्ट्रगल टू प्रूव माय इनोसेंस। ये किताब नंदिता हक्सर और मोहम्मद आमिर खान एज़ अ को-ऑथर दोनों की तरफ से ये किताब आई है और ये किताब सब भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तो आप जिस भी भाषा में इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये किताब अवेलेबल है अमेज़न पे। और आमिर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस इश्यू के बारे में बताने और जागृत करने के लिए, जो बहुत कम डिस्कस होता है समाज में। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। ई-दिना को इसी तरह की चर्चाओं के साथ देखने, समझने, जुड़ने के लिए ई-दिना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು EDina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.